राइट। तो अगर आपको ये भी पता होता तो आप तुक्का लगा लेते कि लेफ्ट साइड पे आपने जो रखना है नाइट्रोजन रखना है और राइट साइड पे आपने कार्बन सेंड करना है। नहीं तो अगर आप इस डायग्राम को याद करके जाते तब भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको सही लेबलिंग बतानी है। तो 1 पे आप क्या रखोगे, कौन सा टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल होगा या एन टर्मिनल रहेगा? एन टर्मिनल। तो 1 पे रहेगा एन टर्मिनल। जो 2 है हमारी वो कैसी चेन है, लाइट चेन हैवी चेन? लाइट चेन है ना। हैवी चेन तो ये वाली है जो पूरी लंबी है, राइट। तो मेरा 2 होगा लाइट चेन, तो एन टर्मिनल लाइट चेन। उसके बाद 3 वाला कौन सा, हैवी चेन, ये वाली पूरी की पूरी, दिस इज द हैवी चेन। एंड सी टर्मिनल हमारा कहाँ पे है, 4th पॉइंट पे, राइट। तो आंसर वुड बी लाइट चेन बी। तो सिंपली ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड था, ये इजी क्वेश्चन था। अगर थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स का आइडिया होता तो ये और जल्दी हो जाता। नाउ इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द स्टेज व्हिच इन्फेक्ट द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो को जो स्टेज इन्फेक्ट करती है, तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जब ह्यूमन के अंदर, जैसे ह्यूमन हैंड है, इसके अंदर जो वो इनकॉर्पोरेट करता है पैरासाइट, तो वो क्या डालता है बॉडी के अंदर, कौन सी स्टेट डालता है, स्पोरोजोइट। हाँ, तो जब वो इन्फेक्ट करता है दैट इज स्पोरोजोइट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फीमेल एनोफिलीज के पेट में क्या आता है, तो ये होगा जब मलेरिया हो चुका है उस बंदे को, जब मलेरिया हो चुका है और दोबारा से मस्कीटो आके उसको काट रही है, ऐसी करती है ना, दोबारा आती है। तो जब वो दोबारा आके काट रही है तो उसकी बॉडी में क्या एंटर करता है, वो ये पूछ रहे हैं। गैमेटोसाइट्स। हाँ, उसकी बॉडी में जो एंटर करते हैं दैट इज गैमेटोसाइट्स, जो अभी मेल और फीमेल गैमीट में चेंज नहीं हुए होते हैं, है ना। वो अभी फीमेल के एब्डोमेन में जाके चेंज, सॉरी उसके, हाँ, मिडगट में जाके चेंज होंगे और फिर वहां जाइगोट बनेगा और जाइगोट से ट्रेवल करके सेलिवरी ग्लैंड में आ जाएगा, ऐसे होता है ना। तो आंसर वुड बी डी। क्लियर है? Yes, ma'am. Antigenic determinant site bind to which portion of the antibody molecule? Antigenic determinant sites का क्या मतलब है? Antigenic मतलब they are talking about antigen. Antigen मतलब कोई भी बाहर का ऑब्जेक्ट, जैसे पैथोजन हो गया। पैथोजन को डिटरमाइन करने वाली साइट, वो क्या पूछ रहा है कि जो पैथोजन है, जैसे ये है मेरा एंटीजन, ठीक है, कोरोना वायरस ले लो, एड्स वायरस ले लो, तो एंटीजन को पहचानने की जो साइट होती है वो क्या होती है, उसके सरफेस पे पड़े हुए रिसेप्टर्स, ठीक है। तो उसके सरफेस के जो पड़े हुए रिसेप्टर्स हैं उनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट साइट्स। तुम कैसे डिटरमाइन करोगे ना कि एंटीजन है, कैसे पता चलता है किसी सेल को, उसको पता चलता है उसके सरफेस पे पड़े हुए रिसेप्टर्स की वजह से, राइट। तो वो बोल रहे हैं एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट, यानी एंटीजन के जो रिसेप्टर है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, एंटीजन के रिसेप्टर्स। तो एंटीजन के जो रिसेप्टर है वो बाइंड करते हैं कौन से पोर्शन पे, एंटीबॉडी के। तो जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसके कौन से पोर्शन से एंटीजन बाइंड करता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी हमारी कहाँ बाइंड करती है, लाइट एंड हैवी चेन। हाँ, तो ऊपर चले जाते हैं, हम डायग्राम पे देख लेते हैं। यहीं पे ये जहां पर लाइट चेन भी है ये वाली, और जहां पर हैवी चेन भी, यहाँ पर आके बाइंड करता है ना वो। यस मैम। हाँ बेटा, डाउट है नहीं? तो एक तो लाइट चेन पे बाइंड करता है और हैवी चेन पे भी बाइंड करता है, इसके अलावा तो कहीं बाइंड नहीं करता ना। यस तो मैम। आंसर वुड बी 1 and 2, आंसर वुड बी ए। क्लियर है? नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेशेंट विद एचआईवी आर ससेप्टेबल, मतलब वो ससेप्टेबल का मतलब होता है कि उनको हो सकती है बीमारी, प्रॉन है, ठीक है, किसी चीज की। तो पेशेंट विद एचआईवी आर ससेप्टेबल टू अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस। देखो एजर्शन रीजन है तो इसको करने का स्टेप क्या होता है, 2 स्टेप्स थे। पहला स्टेप कौन बताएगा, जो है मनीषा। हम पहले देख लेना है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो सही है या गलत है। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, मैम फिर बाद में भी कोर्स करना है बीच में। हाँ, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। तो पहली स्टेटमेंट है कि जिन पेशेंट को एचआईवी होता है वो उनको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये बात सही है। एचआईवी अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है टी हेल्पर सेल्स को, जो सेंट्रल होते हैं हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, जो इंडिविजुअल को मोर ससेप्टेबल बना देते हैं इन्फेक्शन के लिए। एचआईवी का वायरस आता है, सेल्स को, टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, इस वजह से बॉडी की इम्यूनिटी गिर जाती है। ये सही है स्टेटमेंट? दैट मीन दोनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। और कहीं पे भी इनकरेक्ट है ना, जस्ट अ सेकंड, अरे कुछ की आवाज आ रही है।
ठीक है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज फॉल्स, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि बी और सी में से। देखो एक्सर्शनिज्म में ऑप्शन ऊपर नीचे करते हैं तो ध्यान से पढ़ लेना। अब इनके बीच का रिलेशनशिप जानना है तो मैं बिकॉज लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो HIV का पेशेंट है, ध्यान से सुनना, जो HIV का पेशेंट है उसको डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि HIV टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, इस वजह से बॉडी की इम्यूनिटी गिर जाती है और इस वजह से बहुत तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये सेंस बन रहा है आपस में? Yes, Yeah, ma'am. बिल्कुल बन रहा है। आंसर वुड बी C. C. हाँ, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जनरली ना ए और बी करेक्ट है और ए सही रीजन है बी के लिए, ये जनरली ए ऑप्शन में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन में लिखा था, ठीक है। तो ये मेरे से भी एक बार गलत हो चुका है ऐसे, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से पढ़ना। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी ड्रिवन थे, कुछ बाहर से नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। सिर्फ ये स्पोरोजॉइट की जो पॉइंट है, गैमेटोसाइट, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन ये हमने क्लास में करा था, तो अगर रिवाइज करके देखो तो इतना पेपर आना चाहिए था। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने तुमको एक्स्ट्रा नोट्स में दिया था, तो मेरे को बताओ एक्स्ट्रा नोट्स अपनी कॉपी में लिखता कौन है जब मैं फोटो भेजती हूँ? कौन लिखता है? एनीवन? पूजा, पूजा एंड हरीश Yes, लिखते हैं, ma'am. ठीक है। तो पूजा इनका इनका मीनिंग बता सकती हो? नोट से देख के बता दो। आइसोग्राफ, एलोग्राफ, जीनोग्राफ, ऑटोग्राफ, या हरीश तुम बता दो। नोट से देख के बता दो, नो प्रॉब्लम। लिखते हो? कॉपी है? No, ma'am. बताओ भाई Yes, ma'am. पूजा बता बेटा फिर। आइसोग्राफ क्या होते हैं? मैम ये नहीं लिखा है मैंने। ये नहीं लिखे हैं, फिर क्या फायदा? ये मैंने तुमको पहले भेजा था। हाँ बोलो। हम जब किसी रिलेटिव से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। पहले ये बताइए, चारों लिखे हैं तूने? नो मैम। क्यों क्यों नहीं लिखे? जो मैं तुमको नोट्स भेजती हूँ वो PYQs लगाते हैं ना जब, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, या हमने एक्स्ट्रा में हम नहीं कवर कर पाए, बहुत टॉपिक होते हैं, तब मैं वो तुमको नोट्स के फॉर्म में भेज देती हूँ। कम से कम तुम वो लगाओगे तो तुम PYQ लगाओगे, तुम्हारे क्वेश्चन लिख लेंगे, है ना। खुद करना है क्वेश्चन, मैं नहीं बता रही, तो मैं तुम्हें भेज चुकी हूँ और सीधा क्वेश्चन है ये, तुम लिख के नहीं ला रहे हो तो मैं नहीं कर रही, खुद करूँ। 30 क्वेश्चन 36, which of the following are the reasons for rheumatoid arthritis? Choose the correct option। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है rheumatoid arthritis का। किसी को पता है arthritis rheumatoid क्या होता है? हम ऑटो इम्यून डिजीज। मैं डिजीज है ये। हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वेरी गुड। मतलब क्या इस बात का? हम की बॉडी खुद के सेल टिश्यू या ऑर्गन को रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट करती है? मैम एक्सप्लेन कर। मतलब किल करना स्टार्ट कर देती है खुद के सेल को ही। हाँ, खुद के सेल को पीटना स्टार्ट कर देती है, हाँ करेक्ट। और कहाँ पे होता क्या है इसमें? बोलो बोलो ताने। मैम हमारी लेग्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें। सिर्फ लेग्स जॉइंट्स? मीट है थोड़ा सा। हाँ जॉइंट्स में होता है, करेक्ट। और कोई? एनीवन? नहीं? मैम इसमें ना मतलब अब बॉडी पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल की डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए वो अपने सेल को अटैक कर देती है। कौन? हाँ बॉडी। तो क्या होता है कि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स भी कौन से, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस बोल रहे हो या फिर हम सेल मेडिएटेड। मैम सेल इम्यून मेडिएटर। सेल? स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड में कौन आते हैं, बी सेल या टी सेल? टी सेल। टी सेल T cell. अटैक बॉडी। तो मेरी बॉडी के टी सेल्स है, ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस है, उसका काम है पैथोजन जब आएगा वो उसको मारे, लेकिन वो पैथोजन को मारने की जगह मेरी बॉडी के जॉइंट्स पे अटैक करने लग गया, ठीक है। तो उस केस में कंडीशन आती है एरिथराइटिस, उसमें से एक एरिथराइटिस है रूमेटॉइड अरिथराइटिस, बहुत कॉमन है, जोड़ों में दर्द होना, ठीक है। तो रूमेटॉइड अरिथराइटिस में क्या होता है, रूमेटॉइड अरिथराइटिस में जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आता है। अब जैसे इसने कहा लेग्स होता है, इसके अलावा बाजुओं में भी हो सकता है, बॉडी में, ठीक है। तो जहां जहां जॉइंट्स है ना हमारे, जनरली जो अच्छे से मूवेबल जॉइंट्स है, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल ये इंडिविजुअल है, ठीक है, ये मैं हाथ बना रही हूँ हड्डी के फॉर्म, ठीक है, तो जॉइंट्स की बात हुई है ना,
तो बेटा ऐसे इंसान को जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उनको जोड़ों में दर्द होना, यहाँ पर दर्द होगा, उंगलियों के बीच में भी जॉइंट्स है ना मूवेबल, यस मैम। यहाँ भी दर्द हो जाएगा उनको, ठीक है। तो जनरली ऐसी जगहों पे दर्द होता है, क्या है ना कि बॉडी का पूरा वेट नीचे जाता है ना, इसलिए लेग्स पे जल्दी डेवलप होता है। हाँ बोलो क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? नो मैम। ठीक है, तो ये जॉइंट्स में ना प्रॉब्लम हो जाती है। होता क्या है कि ये जो इम्यून सेल है ना, कौन से इम्यून सेल्स है? सेल टी मेडिएटेड। सेल। हाँ, तो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो अटैक कर देती है इन जॉइंट्स को, ठीक है। और क्या करती है, इन जॉइंट्स पे पड़े हुए सेल्स को मारने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो मान लो ये आपका ऊपर की बोन है, ठीक है, ये आपकी नीचे वाली हड्डी है, और यहाँ पर अगर आपको पता है तो आपका साइनोवियल जॉइंट होता है, एक कटोरी सी होती है, अगर आप अपने घुटने को हाथ लगाओ तो कटोरी बनी हुई है उसके ऊपर, कहते हैं ना कटोरी है। पटेला। हाँ पटेला। और आप, हाँ, और आपने सुना भी होगा कि ओल्ड कहते हैं कि एज के साथ इसमें ना तेल कम हो जाता है, ऑयल कम हो जाता है, सुना ये? ग्रीस। यस मैम। हाँ ग्रीस। तो ये ग्रीस होती क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। यस मैम। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड बनाने वाले सेल्स यहीं पर होते हैं, इस पटेला के अंदर ही पड़े होते हैं। मैं ऑरेंज से बना रही हूँ। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हुआ क्या कि बॉडी के जो इम्यून सेल्स थे वो आ गए, ये आगे मेरे बॉडी के इम्यून सेल्स, ये मेरे इम्यून सेल्स हैं। इम्यून सेल्स आते हैं और यहाँ केमिकल सिक्रिएट करने लग जाते हैं। ये केमिकल सिक्रिएट करते हैं जिससे ये जो सिनोवियल जॉइंट के सेल्स है ना, इनको ये डिस्टर्ब कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। टेक्निकली इन्हें ऐसा नहीं करना था, इन्हें बस थोड़ा थोड़ा सा ऑयल बनाना था, सिनोवियल फ्लूइड बनाना था, जिससे जॉइंट मूवेबल रहे। आपने देखा है ना, दरवाजा सही से ना चले तो उसको तेल दे देते हैं, फिर वो सही से चलने लग जाता है, मूव करता है। वैसे ही ये Yes, नेचुरल ऑयलिंग है, ठीक है। तो रेदर देन ऑयल देने की यहाँ पर ब्लड वेसल जनरेट होने लग जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत सारी ब्लड वेसल जनरेट होती है, तो धीरे धीरे स्वेलिंग होने लग जाती है। अब इसी जॉइंट में स्वेलिंग कर दो, तो मान लो ये ऐसे जॉइंट है, ठीक है, अब इसमें तुम स्वेलिंग करा दो, तो लिक्विड तो कम हो गया, ब्लड वेसल उल्टा ज्यादा बन गई, और इसमें स्वेलिंग हो गई। और स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो बोन्स है ना, ये भी एक दूसरे के काफी पास आने लग जाती है। अगर बोन्स इतनी पास आ जाएगी तो मूव कैसे करेगी, मूव कर नहीं पाएगी। तो अब ऐसे इंसान को क्या होगा, बहुत पेन होगा। तो वो हल्की सी भी मूवमेंट, जैसे मैं बैठी हूँ ना, तो उनको तब भी दर्द होगा, बैठ के खड़े होंगे तब भी बहुत दर्द होगा। तो दिस इज अ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एज सच प्रॉपर इसका कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर क्या कर लेते हैं, तो मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर सर्जिकली इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि दोनों हड्डी को काट के उसके बीच में जॉइंट, आर्टिफिशियल जॉइंट बना देते हैं। ठीक है, समझ आया रूमेटॉइड अर्थराइटिस? यो मैम। तो बॉडी के इम्यून सेल्स फर्क नहीं कर पा रहे कि बचाना किसको और पीटना। मैम। बोलो बेटा, बोलो मनीषा। सर्जरी में क्या हड्डी भी काटी जाती है? सर्जरी में, हाँ, अगर किसी किसी के केस में ज्यादा फैल गया है ना, तो बोन्स एक दूसरे के पास आ जाती है, तो फिर उसको काटते हैं, थोड़ा दूर करते हैं और बीच में आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं। मैम हड्डी को काटना तो ज्यादा मुश्किल होता होगा ना? बेटा फिर अगर हड्डी बिल्कुल चिपक गई है तो क्या कर सकते हैं ना, उसको अलग तो कर नहीं सकते एक दूसरे से, ऐसे इंसान है, तो उसको उल्टा काटना इजी पड़ता है। यस मैम। बोन्स को फिक्स करने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस? आपको सही रीजन ढूंढना है। पहला है, देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ऊपर ही सोल्व करके। ऊपर करेक्ट को टिक करना है। हाँ, the ability to differentiate pathogen और foreign molecule from self cell increases. बॉडी की एबिलिटी कि अपने सेल कौन से हैं और पराये सेल कौन से हैं, ये इंक्रीज हो जाती है। सही बात है ये? नो मैम। बॉडी अटैक सेल्फ सेल, बॉडी अपने सेल्स को अटैक करती है। यस मैम। यस मैम। मोर एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, ऐसा होगा मोर एंटीबॉडी बढ़ेगी। नो नो। मैम। नॉर्मल तरीके से चल रहा है, ठीक है। और क्योंकि एंटीबॉडी क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ है वो सेल मेडिएटेड है, टी सेल वाला, वो एंटीबॉडी थोड़ी बनाती है, वो तो बी सेल बनाते हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये लिख लो, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल। ये क्वेश्चन है नीट का, लिख लिया? यो मैम। चलो, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस्ट। सेल नहीं बता पाते कि अपनी बॉडी का पार्ट कौन है और बाहर का कौन है। सही बात है? यस मैम। तो कितनी स्टेटमेंट हमें करेक्ट ढूंढनी थी? स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड एंड फोर्थ, आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन
ऑप्शन बी। ठीक, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ATS प्रोवाइड स्लो रिस्पॉन्स टू अ पेशेंट। ATS क्या होता है? ATS क्या होता है? ये भी मैंने तुमको जो नोट्स भेजे थे ना, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पार्ट्स में भेजा था, तो मैंने तुम्हें डिफरेंट मेडिसिन बताई थी, डिफरेंट इंजेक्शन पे एक्सप्लेन किए थे मैंने कि बहुत सारी बीमारियों के लिए सेम इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं। हम दोबारा भेज देना है, इस पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन भी ना तभी बताऊंगी, खुद ही करना। 38 आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसको कहते हैं? मैम बोन मैरो एंड थाइमस। कहते क्यों है उन्हें ऐसा? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि बनते मैं हैं और होते हैं। बेटा हाथ खड़े कर लो, तुम एक दूसरे को काट रहे हो। हाँ मनीषा पहले बोल रही थी, बोल। क्योंकि वहाँ पे बनते हैं, मैच्योर होते हैं। कौन? मैम इम्यून सेल्स। कौन से वाले? पूरा बोल। BNT। हाँ, BNT सेल जहाँ बनते हैं और मेच्योर होते हैं वो, लेकिन क्या वो एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं? नो मैम। नहीं आते, राइट। तो नेहा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन किनको कहेंगे बेटा? वहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे वो मतलब एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं और फाइट करते हैं। यस, एंटीजन से इंटरेक्शन होती है ना। तो ये क्वेश्चन को सिंपल तरीके से हम कैसे कर सकते थे कि हमें आफ्टर मैच्योरेशन लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमें बताने हैं, प्राइमरी वाले काट दो। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से है? बोन मैरो एंड थाइमस। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से बचे? A, C and D. स्प्लीन। A, C and D आंसर वुड बी डी। किसी को डाउट अभी तक? नो मैम। ये भी सीधा सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। रूमेटॉइड वाला मैं मानती हूँ बाहर से था, ये वाला भी थोड़ा बाहर से हो गया, जीनोग्राफ वाला भी हो गया, लेकिन ये एनसीईआरटी वाला था। नाउ टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स इन द आईज कम। तो आपको याद है कि हम लोगों ने इम्यूनिटी जब पढ़ी थी तो हमने कहा था इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है जो बचपन से पढ़ी है, दैट इज इनेट, और एक होती है जो बड़े होके मिलती है, दैट इज एक्वायर्ड, है ना। तो इनेट को याद करने के लिए कौन सी हीरोइन के नाम से हमने याद किया था? रेज योर हैंड। हाँ रिया। प्रियंका चोपड़ा। हाँ प्रियंका चोपड़ा। P स्क्वायर एंड C स्क्वायर। P स्टैंड फॉर फिजिकल बैरियर, फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, C स्टैंड फॉर साइटोकाइनिन बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। याद आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम। तो जो सलाइवा और टीयर्स होता है वो किस में आते हैं? फिजिकल बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर? फिजियोलॉजिकल। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग का जो नोट्स का पार्ट था उतने से ये क्वेश्चन हो गया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो अगर आप ट्रिक से याद रखोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। मैम। स्किड इज ए प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है इम्यूनोडेफिशिएंसी होती क्या है? प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी कल। हाँ नीता बोलो। मैम जो बाय बर्थ से हो। हाँ मैम हाँ हम जो आपने एक पिक दिखाई थी जिसमें छोटे से बच्चे को पूरा कवर किया हुआ था, वो स्किड की थी। हाँ वो स्किड थी, ठीक है। तो स्किड इज ए प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, पहली स्टेटमेंट सही। दूसरी स्टेटमेंट, इट इज अ सीरियस कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मतलब कल ही गलती हुई थी हमसे, क्या मतलब होता है कॉन्जेनिटल? बचपन से बाय बर्थ। हाँ तो ये सीरियसली बाय बर्थ से प्रेजेंट होने वाली इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, सही बात है, ठीक है। तो स्टेटमेंट यो 1 यो एंड 2 मैम। दोनों करेक्ट है, राइट। तो ये डी ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए और बी में से आंसर है। तो अब असर्शन रीजन के बीच में बिकॉज लिख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं स्किड प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है क्योंकि ये सीरियस बचपन से पैदा होने वाली इम्यूनोडेफिशिएंसी है, ऐसा है। मैम। ऑप्शन ए। नो मैम। एक सेकंड में सोच रही हूँ। स्किड प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। बाय बर्थ की प्रेजेंट होगी क्योंकि
टी हेल्पर सेल्स में डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन रहा, तो हेल्पर सेल काम नहीं कर रहा, तो उसका रीजन तो ये हुआ। ये सीरियस डिजीज है, इस वजह से प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी थोड़ी है। जस्ट बिकॉज उन्होंने प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी ले ली कोजेनिटल नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा पी। कैसे देखो, बता रही हूँ। स्किड इज ए प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जो स्किड है वो बचपन से पैदा होने वाली इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर है, क्योंकि ये सीरियस बचपन से पैदा होने वाली इम्यून डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर है। हिंदी में ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि एड्स एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि एड्स एक खतरनाक बीमारी है। डज इट मेक सेंस? एड्स खतरनाक बीमारी क्यों होती है? पूछ रही हूँ मैं, एड्स खतरनाक बीमारी क्यों होती है? क्योंकि मैम वो हेल्पर क्योंकि सेल अभी के तक इसका इलाज कब उसको कोई इलाज नहीं है, ठीक है। वो इसलिए खतरनाक बीमारी है क्योंकि पूरा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो इंसान किसी भी बीमारी से मर सकता है। तो क्योंकि पूरा इम्यून सिस्टम गिर गया, इसलिए एड्स खतरनाक है ना। सिमिलरली क्वेश्चन क्या यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि स्किड एक प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब ही है कि वो बचपन से प्रेजेंट है। तो वो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, और सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है ये बहुत ही सीरियस बचपन से होने वाला इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। इसने रीजन थोड़ी दिया कि इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्यों है, राइट? नो मैम, स्टेटमेंट यस दोनों मैम। सही है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में बना। समझ आया फुल फॉर्म मैम क्या मैम बोला? स्किड बेटा बहुत मारने का मन कर रहा है आज मेरा तेरे को। सिवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यस मैम तू क्या हंस रही है? आती तुझे भी नहीं थी। सिवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि इसमें भी हमारे टी हेल्पर सेल काफी सेक्रीफाइस हो जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम बहुत गिर जाता है। इसमें याद है ना तुझे, वो जो बच्चे को पैक करके रखा था ना, वो इसीलिए था कि किसी भी पैथोजन के वो कांटेक्ट में ना आए। इसलिए ऐसे बच्चे ज्यादा जी भी नहीं पाते थे। अब तो चलो काफी मेडिसिन आएगी। मैंने बोला भी था तुम लोग पिक्चर देख लो, द स्काई इज पिंक, देखी नहीं ना तुमने? देखी थी। बेटा वो यही तो दिखाते हैं उसमें यार, क्या बच्चे। चलो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और ये हम थोड़ा सा बायोटेक पे आए। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन सिंथेसाइज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू ट्रीट। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जैक्टली सेम लाइन वहां से उठा के बताइए। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तुमने तो तुमको पता होगा इसका आंसर क्या है। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन है मैम ऑप्शन सी। किसने बोला सी? ईशानी ने बोला। यस मैम। बिल्कुल सही बोला, ऑप्शन सी। हाँ भाई, ट्रिप्सिन और ट्रिप्टोफैन में कोई फर्क नहीं है। फिनाइल एलिनिन के साथ है फिनाइल कीटोनेरिया। ट्रिप्सिन कैसे आ गया भाई? कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलोगे हैं। एनसीईआरटी की लाइन नहीं है बायोटेक में, राइट हैंड साइड पेज नंबर पे लिखिए, ऊपर के पैराग्राफ में ढूंढ के बताना। मुझे तो ये बायोटेक की याद है, देखना पेज नंबर नहीं याद मुझे। अरे भैया कुछ ही बोलते हैं, बताओ। लेकिन जी इसमें जगह है, यहाँ समझा देती हूँ। देखो इम्फाइसीमा क्या होता है, तुमने ये डिजीज नहीं पढ़ी, लेकिन इसका यार जिक्र था तब मैंने बताया बेटा, सिगरेट पीने से होता है। मैम इम्फाइसीमा में ब्लड का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा हो जाता है। नहीं, वहाँ आरबीसी ज्यादा हो जाते हैं मैम, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है इसीलिए। अच्छा उसका सिम्टम बता रही हो तुम्हें, डिजीज पूछ रही हो, डिजीज में क्या हुआ? ये तो सिम्टम हो गया ना, यस मैम। डिजीज में क्या हुआ? डिजीज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। जैसे बोला तूने उसके करीब है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा, तुक्का मार के बता। लंग्स लंग्स। तो बेटे जो आपके लंग्स होते हैं, जो हम कल से बना ही रहे हैं, तो आपके लंग्स के अंदर आपको पता है छोटी छोटी पाइप्स होती है जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं। तो मैं आपकी एल्वुलाई यहाँ बड़ी करके बना रही हूँ, दिस इज एन एल्वुलाई, ठीक है जी।
अब जो एल्वुलाई होती है ना, उसके अंदर एक लाइनिंग होती है, इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन मेरे को ये एंजाइम समझाने के लिए बताना पड़ेगा। तो इसके अंदर लाइनिंग होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना ही होगा ना कि जैसे एज के साथ कोलेजन फाइबर और इलास्टिन आपकी बॉडी में टूटने लगते हैं, इसलिए रिंकल आते हैं। आपकी में ज्यादा होंगे, मेरे में कम होंगे, मेरे में ज्यादा रिंकल है, मेरी मॉम में ज्यादा टूटे हुए होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे इलास्टिन्स लगे होते हैं, इलास्टिन, ठीक है। दिस इलास्टिन आर नथिंग बट द प्रोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हवा इसमें आती है, एयर आती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ आती है, ऑक्सीजन वो हमारे ब्लड वेसल्स को दे देती है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले लेती है। तो इस एक्सचेंज के लिए ना ये एल्वुलाई के सैक को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो जो एल्वुलाइज होती है ना, वो ऐसी होती है, देखो ऐसे गुच्छे गुच्छे से होते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा सरफेस एरिया मिलता है, हर गुच्छा अलग अलग है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, ये गुच्छे ऐसे हो जाएंगे, देखो पिचक से गए हैं, आपस में कंबाइन हो गए। जब ये ऐसे कंबाइन हो जाएंगे ना, तो एरिया कम हो जाता है गैसियस एक्सचेंज का। ये बात समझ आई? पहले देखो कितने सारे सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह पे गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन अब कहाँ हो पा रहा है, सिर्फ एक जगह पे। एल्वुलाई ऐसे कोलैप्स होके ना एक से ही बना गया छोटा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज एन एम्फाइसीमा, ऐसा होता है। लेकिन होता क्या है इसमें, ये जो इलास्टिन फाइबर होता है ना, ये जो है ना, ये टूटने लग जाता है। ये टूटता कैसे है, देखो हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, ये लेट्स मेक लीवर, थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन है ये, लेट्स बेयर, थोड़ा सा सुन लो, नुकसान नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। इस एंजाइम का नाम क्या है, ऊपर क्या पढ़ा तुमने, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ना। तो ये एंजाइम यहाँ से सिक्रीट होता है लीवर में, और ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी में इंश्योर करता है स्टॉप प्रोटीएज एक्टिविटी। प्रोटीएज क्या करता होगा बॉडी में, प्रोटीन को क्या तोड़ता, सिंथेसिस। हाँ, ब्रेक प्रोटीन, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, बात थोड़ा सा गहरा पॉइंट है, तो ध्यान से सुनना। अगर ये इलास्टिन प्रोटीन से बना है और ये प्रोटीएज एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा, तो इलास्टिन को तोड़ देगा, मैम। इलास्टिन को तोड़ देगा, तो एल्वुलाई कोलैप्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, यस मैम, हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, यस ठीक है। तो अगर लीवर से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम नहीं बनेगा, तो बॉडी में प्रोटीएज आके प्रोटीन को तोड़ने लग जाएंगी, सही बात है। यस मैम, मैम। तो सिगरेट स्मोकिंग के केस में ज्यादा क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग के केस में क्या हुआ कि जब कोई स्मोक करता है ना, तो धुआं जो होता है ना, वो इकट्ठा होने लग जाता है यहाँ पर आपके एल्वुलाई के अंदर। ध्यान से सुनना, यहाँ पे सारा स्मोक आ गया। जब स्मोक आएगा तो वो पैथोजन है, उससे लड़ने के लिए कौन आएगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बहुत बाद में आती है, पहले सेल्स आते हैं। कौन सा सेल है जो सबसे पहले भाग कर आता है, WBC। क्या नाम है उसका, मैम टी। नहीं बेटा, टी एंड बी सेल्स बाद में आते हैं, पहला कौन आएगा, IgM। मैं तुम्हारे सर पे मार दूंगी फोन। न्यूट्रोफिल। मैम मैक्रोफेज। क्या बोल रहे हो, चुप करो, चुप, क्या बोल रहे हो बेटा। इम्यूनिटी में बी सेल और टी सेल को पता चलता है कि कोई पैथोजन बॉडी में आया है, जब उसके पास दूसरे इम्यून सेल उस पैथोजन का पार्ट लेकर आते थे, ठीक है। बी सेल और टी सेल्स को नहीं पता चलता पहले, उससे पहले एक सेल था जो भाग कर जाता था उस जगह पे। फर्स्ट सेल टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इज न्यूट्रोफिल, है ना, न्यूट्रोफिल जाता है। अरे बाबलो, बहुत पिट हो गए यार तुम। मैम कब से बोल रहे थे? अच्छा, बहुत देर से बहुत कुछ बोल रही थी, तू मैक्रोफेजेस भी सुन गया था मुझे थोड़ी देर। नो मैम, मैंने नहीं बोला। ये देवी है हमारी क्लास की, ये गलत नहीं बोलेंगी। मैम सच्ची में नहीं बोला था। आहो, चुप कर, है। तो देखो, जब न्यूट्रोफिल आएंगे ना धुएं को देख के, तो वो केमिकल सिक्रीट करते हैं। तुम्हें मैंने कभी ये नहीं बताया ना कैसे केमिकल सिक्रीट करते हैं। जब वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, उसमें से एक केमिकल प्रोटीएज भी होता है। तो पता है क्या होता है, अब तुम इमेजिन करो, इसको इजी करना चाहते हो तो कोई इमेजिन कर लो जिसको तुम जानते हो जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है। कोई ना कोई तो तुमने देखा ही होगा अपने आसपास, आई एम प्रीटी श्योर, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है ना, जेंडर न्यूट्रल थिंग है। तो जो भी सिगरेट पीते हैं ना, उनको इमेजिन कर लो, फिर नहीं भूलोगे। तो जब वो सिगरेट पीते हैं ना, उनकी छाती में जाता है धुआं एल्वुलाई के अंदर, और वहां पे भाग कर आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आके वहां पे बहुत से केमिकल सिक्रीट करते हैं और साथ में प्रोटीएज सिक्रीट करते हैं,
ठीक है। अब जब इनकी बॉडी में ये प्रोटीन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है ना बहुत अमाउंट में, वो इस इलास्टिन को तोड़ने लग जाता है। अगर इलास्टिन टूटेगा तो एल्वियोलाई कोलैप्स होने स्टार्ट हो जाएंगे ना। यस मैम। और अगर एक बार एल्वियोलाई कोलैप्स हो गए वो कभी ठीक नहीं हो सकते। दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, हम इसको सर्जरी से कोई रिमूव नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, दिख ही नहीं रहा मुझे सही से, मैं इसको क्या रिप्लेस करूंगी। तो सिगरेट पीने से जो लंग्स को नुकसान होता है ना वो इरिप्लेसेबल है, मतलब वो आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते। तो सिगरेट पीने से जो नुकसान हो गया, उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए सिगरेट पीना सबसे खतरनाक चीज होती है, समझ आया। यो मैम। अब हम ऊपर जा रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो ज्यादा पढ़ लिया हमने, अरे इतना थोड़ी पढ़ना था। तो ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन सिंथेसाइज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू ट्रीट। तो हम क्या करते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन देंगे जिनको इनफाइसीमा है। जिनको इनफाइसीमा है उनके एल्वियोलाई में बहुत सारे प्रोटीज है ना, तो इन प्रोटीज को इनएक्टिव करने के लिए मैं बाहर से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ही तो दूंगी, ताकि वो जाकर इन प्रोटीजेस को इनएक्टिवेट कर दे। समझ आया। यो मैम। So it inactivate protease। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट है, आई एग्री, लेकिन थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। हाँ बोल। इस डिजीज के स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स? इसके स्पेसिफिक रिजल्ट, तो ये खांसी होगी ना तो रुक नहीं पाएगी, ठीक है। ब्रेथलेसनेस बहुत जल्दी होती है, छाती में पेन बहुत जल्दी होता है। और ऐसे ऐसे इंसान को आप देखोगे ना तो आपको, जैसे उसने भी आपको बताया था कि आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी को लगेगा ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है, आरबीसी बढ़ाता हूं मैं। उसको थोड़ी पता ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि एल्वियोलाई कोलैप्स हो गया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ ही नहीं रही है, तो आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो सोचो उसका हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो रहा है, आरबीसी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में हो नहीं रही, तो नेल्स का भी कलर थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लूइश केस में। वो थोड़ा एक्सट्रीम केस हो गया, पर आपको कॉमन सिम्टम है तो कभी देखना जो चेन स्मोकर्स होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा ना। बिल्कुल। बॉडी जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भोखला जाएगी, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, वो ब्लड भागेगा ना शरीर में कि क्यों नहीं ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। तो आप देखना कॉमन चीज है कि जो चेन स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर का मतलब होता है जिनको आदत है सिगरेट रोज पीने की, वो रह नहीं सकते उसके बिना, स्पेशली खाने के बाद वो जरूर आपको पीते हुए मिलेंगे। तो जो चेन स्मोकिंग में होते हैं उनके साथ आप देखना खांसी नहीं रुकती उनकी, खांसी होगी तो होती चली जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब देखो ना एल्वियोलाई उसकी सही से काम नहीं कर रही है, तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो होगी ना, राइट। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 42, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। समझ आ गया ना सबको, यो मैम। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई खांसेगा तो तुम समझोगे उसको एम्फाइसीमा है, ऐसे मत कर देना यार। ये तुमको पढ़ाते हुए ना डर भी लगता है, और पता चला कोई बंदा ऐसे खांस रहा है, जाके बोल दो सिगरेट पीना छोड़ दे। हो सकता है उसको वायरल हुआ हो। हम नहीं बोलते मैम। और पता चला है क्लास के एंड में मैं ही खास दूं, मुझे बोलो मैम आप सिगरेट और बीड़ी बंद कर दो। चलो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, ये पूछ रहे हैं आपसे इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ऊपर की स्टेटमेंट की लाइट में करेक्ट बताओ। पढ़ लेते हैं फिर, एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ते इंसान थक जाता है। मलेरिया लाइट तो पड़ी नहीं ऊपर वाली स्टेटमेंट पे। मैम लाइट तो पड़ी नहीं ऊपर वाली स्टेटमेंट पे, है ना, बताओ, हद हो गई, टॉर्च लाओ। तो मलेरिया पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द आरबीसी एंड देन अटैक द लीवर सेल। पहले लीवर पे जाते हैं, आरबीसी पे जाते हैं, हम लीवर में जाते हैं पहले, है ना। तो चलो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो ही नहीं सकती, स्टेटमेंट 1 दोनों करेक्ट ये भी नहीं हो सकता, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। सेकंड बढ़ते हैं, द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस which is responsible for the cough and low fever reoccurring every 3 to 4 hours। लो फीवर होता है, हाई फीवर। हाई फीवर होता है भाई साहब बहुत ज्यादा, तो ये भी गलत है। अरे बहुत बढ़िया आंसर है, यस बहुत बढ़िया, दोनों गलत है। बेटा सी कहाँ से हो गया, ए ऑप्शन हुआ, दोनों गलत है, जो पागल बना रही है हमारा। In case of an organ transplant involving incompatible MHC between the donor and the recipient, आधे बच्चे तो ही मर गए होंगे, क्या MHC कौन है? मैं बताया मैंने है, लेकिन मुझे पता है कौन है यार। मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स,
मुझे समझ नहीं आता जब इन्होंने डिटेल में ग्रेड में पढ़ाना नहीं है तो इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं इसको, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? ये सेल के सरफेस पे पड़ा हुआ रिसेप्टर है, ठीक है जी। हम सबके सेल पे है। अगर मैं बोलूं कि मेरा लिवर मैं तुम्हारी बॉडी में डालूंगी, तुम्हारी बॉडी पहचान लेगी कि मेरा लिवर है। भाई उसको कैसे पता चला? हमने चिट्ठी भेजी थी उसे, कैसे पता चलेगा उसको? क्योंकि क्योंकि मेरे लीवर के हर एक सेल के ऊपर MHC जो है ना वो तुम्हारे लीवर पे नहीं है, इसलिए पहचानता है सेल। देखो सेल कुछ भी पहचान पाता है थ्रू रिसेप्टर्स ओनली, ठीक है। तो क्या होगा कि हर किसी के पास अपने MHC है, तो मेरे MHC अनीत से मैच नहीं करते, ठीक है, उसके अर्चना से मैच नहीं करेंगे। सिर्फ जो कौन से होते हैं, जो ट्विन होते हैं ना, मोनोजाइगोटिक ट्विन, उनके MHC काफी मिलते हैं। इसलिए जो बिल्कुल सिमिलर ट्विन्स होते हैं ना उनके बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांट काफी अच्छा होता है, बॉडी पहचान नहीं पाती। बाकी सबके केस में पहचान जाती है जनरली, राइट। तो अभी क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन्वॉल्विंग इनकम्पैटिबल MHC बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट, तो ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है जिसके केस में हमने देखा है कि MHC इनकम्पैटिबिलिटी है। MHC इनकम्पैटिबल होना मतलब अलग अलग इनकम्पैटिबल है, जोड़ी ना बनना, यस मैम। जोड़ी ना बनना है, ये जल्दी समझ आ गया इनको, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो डोनर है उसके पास जो MHC है और जिससे वो ऑर्गन ले रहा है उसके MHC में जोड़ी बनी नहीं रही, वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। कह रहे भाई साहब नहीं, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुंडली मैच नहीं कर रही। कुंडली मैच नहीं कर रही, धर्म मैच नहीं कर रहा ना, और बारातियों को पान पराग से स्वागत भी नहीं हो रहा, ये रिश्ता तो नहीं हो पाएगा। सो द ट्रांसफर में बी रिजेक्टेड, ये कह रहे ट्रांसफर भाई रिजेक्ट हो सकता है बाय द रेसिपिएंट। अब जो ऑर्गन ले रहा है वहां ट्रांसफर रिजेक्शन हो सकता है। ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है, ऑर्गन का रिजेक्शन होता है, इसके लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है? मैंने ऊपर बताई थी कौन रिस्पॉन्सिबल है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है, ठीक है, बस इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ लिया, ठीक है। तो जो टी सेल्स वाले है ना वो है कम बखत जो पहचान जाते हैं कि नहीं ये कुछ तो गड़बड़ है, ये अपने घर का नहीं है, ऐसे मारो, दैट इज। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए भी टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, और जो ऑर्गन रिजेक्शन है उसके लिए भी टी सेल मेडिएटेड, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। एंटीबॉडी मत डालना उसमें, क्लियर? यो मैम। सिंपल सी बनी है मुझे, ठीक है। Silencing of mRNA has been used in producing transgenic plant resistant to mRNA silencing, जिसको हम RNA इंटरफेरेंस भी कहते हैं। भाई किस में पढ़ा तुमने? नेमेटोड एग्जांपल था ना। हाँ, क्या नाम था इस नेमेटोड का? मिलेडोगैनी इंकोग्निशी। क्या बात है, राजकुमारी राज कर दी। तो इनकॉग्निटा मैंने बोला था, इनकॉग्निटा नाम है इसका, राइट। तो आरएनए इंटरफेरेंस नेमेटोड के केस में पढ़ा था, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्राई प्रोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम यार, कम ऑन, रोने वाला प्रोटीन बैसिलस तुरिनजेनिसिस से मिला था, राइट। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से करना, वैसे हम कैंसर पढ़ेंगे ना साथ में तो तुमको और आसानी से हो जाएगा। द डायग्राम बिलो शो दैट हाउ म्यूटेशन इन सर्टेन जीन कैन लीड टू कैंसर। ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि कुछ जीन में म्यूटेशन कर दो तो कैंसर हो जाता है। यूज द डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। तो कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है? एक होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटॉन को मेरी बॉडी में भी है, तुम्हारी बॉडी में भी है, ठीक है, हम सबके पास है ये कैसे होते हैं? ये रहते हैं इनएक्टिव। जिस दिन ये एक्टिव हो जाएंगे ना उस दिन उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा? ये ऑन्कोजीन्स बन जाएंगे, ऑन्कोजीन्स। और ऑन्को का वर्ड ही कैंसर होता है, ऑन्को का मीनिंग कैंसर होता है, तो ऑन्कोजीन्स बन जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। दूसरा, हमारी बॉडी में एक और जीन होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ध्यान से सुनो, सप्रेसर जीन, ये हम सबकी बॉडी में अभी एक्टिव है, ठीक है। ये क्या करते हैं? रोक के रखते हैं, स्टॉप ट्यूमर फॉर्मेशन। किसी भी साइट पे ना मेरी बॉडी में ट्यूमर नहीं बन रहा है ना, इस जीन की वजह से नहीं बन रहा है, इसने रोक के रखा है, ठीक है। तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो जाए और प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाए तो कैंसर हो जाएगा। यस मैम। ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। अब जरा दाओ इस क्वेश्चन को देखो, एक्स में म्यूटेशन हो गई, ये जो भी जीन है ये दोनों में से एक ही जीन होगा, ये तो प्रोटो ऑन्कोजीन होगा या ट्यूमर सप्रेसर जीन होगा, ठीक है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गई
तो ये ऑन्कोजीन में चेंज हो जाएगा और ये फाइनली कैंसर कर देगा। ठीक है, ये इस डायग्राम में क्या बोल रहा है लेफ्ट साइड में कि एक्स जीन में हो गई है क्या म्यूटेशन, तो ऑन्कोजीन फॉर्म हो जाएगा और उसकी वजह से रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, कैंसर। तो कौन सा जीन एक्टिवेट होने के बाद ऑन्कोजीन बनाता है, तो एक्स क्या होगा, प्रोटोऑन्कोजेन। आंसर सी। क्लियर है। बायोपायरेसी क्या होती है, ये बायोटेक का है, लास्ट के पेजेस पे इसकी डेफिनेशंस है। आंसर क्या है इसका, मैम जिसमें कैंसर सेल के ग्रुप को एक पीस से काट लिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है कट करके। जिसमें किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को बेटा बायोप्सी नहीं बोला उसने, बायोपायरेसी बोला है उसने। जिसमें हम किसी कंट्री के रिसोर्सेज को अनलीगली यूज करते हैं। बायोप्सी, तूने बहुत भोले तरीके से बहुत बड़ी गलती कर दी है, दैट इज बायोप्सी। बॉडी के किसी भी सेल के पार्ट को, टिश्यू को स्क्रैप करके निकालते हैं, फिर उसको लैब में टेस्ट करते हैं, फिर पता करते हैं वो कैंसरस सेल है या नहीं। ठीक है, दैट इज बायोप्सी। बायोप्सी आपने कैंसर वाले पार्ट में पढ़ी है। ठीक है, Yes, ma'am. बायोपायरेसी, पायरेसी, पायरेट चोरी करना, ठीक है, पायरेसी चोरी। ये जो है ये आपने बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट में पढ़ा है एनसीईआरटी में। आंसर इज डी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट एथेंटिक परमिशन। जैसे इंडिया से बासमती राइस है, तो हमारे यहाँ से वो ले गए रिसोर्सेज, उसको मॉडिफाई करके बोल रहे हैं यूएस वाले हमने बासमती बनाया, बासमती हमने बनाया ना, तो बायोपायरेसी है, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट छीन लिया हमें बताए बिना। ठीक है, Yeah, ma'am. ना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब ये ध्यान से सुनना, इसका आंसर बताना। अब तुमको इसका आंसर आना चाहिए कल के लेक्चर के बाद। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक विच एम टू डिटेक्ट, एक ऐसी टेक्निक है जिसका पूरा मतलब मिशन है कि वो डिटेक्ट कर जाए इवन माइन्यूट क्वांटिटी, माइन्यूट मतलब बहुत कम, हाँ, बहुत कम, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ पैथोजन। तो पैथोजन की क्वांटिटी बहुत कम है मेरे पास एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी बहुत अर्ली है, तो इंसान को इन्फेक्शन भी अभी अभी हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पैथोजन का अमाउंट भी बहुत कम है। ठीक है, इस टेक्निक में यूज क्या करते हैं हम कि जो पैथोजन है दैट इज एंटीजन ना, और उसके साथ अननोन एंटीबॉडी को इंटरेक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करे और मुझे पता चल जाए कि पैथोजन कौन है। तो ये कौन सा मेथड था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो तुम डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो सुन लो यार, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो तुम क्या करोगे, डीएनए आरएनए के फ्रेगमेंट अलग करोगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं होगा। पीसीआर में भी तुम क्या करोगे, एक फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपी बनाओगे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं हुआ। सर्दर्न ब्लॉटिंग क्या था, पिलो के ऊपर हमने पेपर रख के चिपकाया था ना, Yes, ma'am. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ में मैं आती, तो सर्दर्न ब्लॉटिंग में किसका करते हैं हम ये सर्दर्न ब्लॉटिंग, Elisa. स्टडी सर्दर्न ब्लॉटिंग में कौन होता है, आरएनए की स्टडी, डीएनए की या प्रोटीन की, डीएनए की स्टडी के लिए है ना। सिर्फ एलाइजा था, याद है तुम्हें, मैंने ऐसा टाइटर बनाया था एंटीजन और उसके ऊपर एंटीबॉडी हमने लगाई, डीएनए। हाँ, Yo, ma'am. तो आंसर वुड बी एलाइजा, है ना। तो देखो कल जो हमने किया था उससे क्वेश्चन बन गया ना, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। एंटीविनोम जो जहर है, जहर के खिलाफ इंजेक्शन है, कंटेन प्री फॉर्म एंटीबॉडी। तो जो जहर के खिलाफ इंजेक्शन होते हैं उसमें ऑलरेडी बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडी होती है ना। वाइल पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की जो तुम पीते हो, उसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, एंटीजन होता है, क्या होता है, Antinuted उसके अंदर पैथोजन होता है, यानी कि पोलियो वायरस होता है, लेकिन वो वीकन होता है, उसे हम कहते हैं एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड मतलब वीक, बीमारी नहीं कर सकता लेकिन मेरी बॉडी में जाके क्या करेगा, antibody की formation. और मेमोरी रखेगा। तो जब सच में पोलियो वायरस मेरी बॉडी में आएगा तो वो उसको मार देगा। तो कैसी इम्यूनिटी है, पैसिव या एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी। Ma'am, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है मेरी बॉडी ने एक्टिव मेहनत करके एंटीबॉडी बनाए। अगर मैंने बाहर से एंटीबॉडी ले ली डायरेक्टली तो वो इम्यूनिटी कैसी होती है, passive. जिस
उसमें मेरी बॉडी खुद से मेहनत नहीं करती, उसको रेडीमेड चीजें मिलती है। अबे कुछ याद आ रहा है? यो मैम। क्या क्या मुझे तुम पे पक्का याद वाद आ रहा है कुछ? यस अच्छा अच्छा, अब नीचे से करते हैं, बोर हो यो गए। मैम। चलो नीचे आओ। गिवन बिलो इस टेबल इंक्लूडिंग डिफरेंट कॉलम्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ढूंढना है ठीक है। कॉमन कोल्ड, मीडियम ऑफ ट्रांसफर क्या है इसका? पॉजिटिव इज रेनो वायरस। तो मीडियम ऑफ ट्रांसफर कैसे होता है कॉमन कोल्ड? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो ए का आंसर तो बनता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। फिर भी चेक करते हैं। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो ड्रॉपलेट से फैलता है और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। पॉजिटिव हीमोफिलस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या बोली? मैम हीमोफिलस ही बोला। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यो मैम। स्पेलिंग गलत लिखा है इन्होंने, ZAE होगा, गलत है ये। इन्फ्लुएंजी, ए के बाद ई लगेगा, गलत है ये। बी अच्छा, फिलेरिएसिस जो होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? मैम वो हाँ बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो ही होता है। यस मैम। नो मैम। मैम फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है। एनोफिलीज होती है। मैम नो ये मैम। बताओ फिर, जहर मैं खाऊं या तुम खाओगी? मैम इसका दूसरा नाम एलिफेंटिसिया है ना? मुझे क्या पता, तू बता। मैम ये शायद से मॉस्किटो से होता है ये। किससे होता है? में तो मॉस्किटो ही है। मैम बुचेरिया से। पॉजिटिव एजेंट बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी होता है। बुचेरिया यस मैम। एडिस इजिप्टी है। डी इज रिंगवर्म इन्फेक्टेड इंडिविजुअल यूजिंग टॉवल। क्या ढूंढना क्या था? आंसर सारे क्वेश्चन में एरर है ये, सारे तो सही यस है। मैम। इसमें सिर्फ ये अल्फाबेट का एरर था कि यहाँ पे ई आएगा, बाकी तो ऑप्शन सारे सही दिए, यानी कि ऑप्शन में एरर है। ठीक है, एरर है। बी गलत नहीं है। हाँ बी गलत है, लेकिन हम वही तो कह रहे हैं, ये तो करेक्ट ढूंढने को कह रहा है ना बेटा। निमोनिया कॉज करता है ना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हाँ तो ये मैं कह रही हूँ, ये करेक्ट ढूंढने को कह रहा है ना, तो करेक्ट नहीं मिला ना हमें। अरे यार कौन है इसमें? यहाँ एरर हो गया, या तो इनको इनकरेक्टली लिखना था, इन्होंने करेक्टली लिख दिया। इनकरेक्टली होगा तो आंसर बी बनेगा। यो मैम। तो या तो क्वेश्चन में गलती है, आंसर में गलती है। चलो आंसर की मैं देख लूंगी एक बार क्या दिया है इन्होंने। ओके, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन। अरे जिनको वायरस इन्फेक्ट कर देता है वो सेल दूसरों को सिग्नल भेजती है ना कि भाई अपनी प्रोटेक्शन करो। क्या होता है वो? इंटरफेरॉन। बेटा इंटरफेरॉन है, इंटरल्यूकिन मत लिखना। ठीक है, इंटरफेरॉन है, ध्यान से। इंटरफेयर करते हैं वो दूसरों की जिंदगी में जाके उनको बचाने के लिए। तो आंसर इज ए। तो कितनी खुश हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ वायरल डिजीज? वायरल डिजीज है। एड्स वायरल है, कॉमन कॉमन कोल्ड वायरल। आंसर ये तो बड़ा सिंपल था, तो तुम्हारे मजे हो। मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही ढूंढना है हमें। आओ भाई। टाइफाइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफी। ओके, मलेरिया कौन करता है? मैम बुचेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया वायरस। मलेरिया बुचेरिया करता है। तुम सारी लड़कियां बाहर निकल जाओ। मैम नहीं मैम मलेरिया प्लाज्मोडियम। मैम तुम बेटा हाथ खड़े करो, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खराब करोगी। तो ए का थर्ड, ए का सेकंड, ए का फर्स्ट, ए का यार ये तो पहले में मिल गया। ये तो तुम्हारे मजे हो गए। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन कैन बी अ सिम्टम। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किस किस केस में कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन हो सकता है? बताओ भाई। टाइफाइड। एक सेकंड, हर्ष क्या बोला बेटा? एमीबियासिस में भी हो सकता है। मैम टाइफाइड मैम में। 2 हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजा में होगा हर्ष? मैं तुमसे पूछ ही नहीं रही।
मैम बारी बारी टाइप एंड तो नो क्या मैम, लंग्स में होता है उसमें तो। उसमें लंग्स में होता है तो कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन का सेंस नहीं बनता। सैल्मोनेला टाइफी किस में बनेगा बेटे? यस मैम। बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। बुशेरिया मलाई में बनेगा? बेनक्रॉफ्टिया मलाई? नो मैम। नो मैम। एब्डोमिनल पेन का कोई सेंस नहीं बनता। वो तो कहाँ की डिजीज है? मैम लेग्स। कहाँ की डिजीज है? मैम लोअर लिम्स। कहाँ की डिजीज है बुशेरिया मलाई? मैम लिम्फोइड। लिम्फोइड सिस्टम की ना, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। एंटोमीवा हिस्टोलिटिका? लार्ज इंटेस्टाइन। बिल्कुल Large इंटेस्टाइन में पड़ता है large। ना जो, हाँ। तो जहां पर भी इंटेस्टाइन में चला गया स्मॉल या लार्ज, वहां पर कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो आंसर वुड बी 2 and 4। D option. हाँ बता दे डी। Tobacco plants resistant to nematode have been developed by the introduction of DNA that is produced as। ये दोबारा से क्वेश्चन आया। टोबैको प्लांट में जो आपने निमेटोड का डाल दिया था मेलाडोगानी इनकॉग्निशा, तो आरएनए इंटरफेरेंस की बात हो रही है बेटा। आरएनए इंटरफेरेंस में आप क्या यूज करते हो? बोथ सेंस या एंटीसेंस आरएनए, ये क्या यूज करते हो? Yes ma'am. Yo ma'am. बार बार बताया था मैंने कि जो आरएनए इंटरफेरेंस में आप आरएनए लेते हो उसका सेंस स्ट्रैंड भी लेते हो और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी रहते हो, है ना। ये पीवाईक्यू है नीट का। क्लियर? यो मैम। अच्छा, ये सिगरेट पीने वाले बच्चे बताएंगे। करेक्ट बता रहे हैं। निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको स्मेल डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। डिक्रीज करता है? नो मैम इंक्रीज करता है। Increase। इसको सब पता है। एजर्शन गलत है? यो मैम। ठीक है, तो एजर्शन ये सही होगा, ये तो नहीं होगा। एजर्शन ट्रू भी नहीं होगा, तो एजर्शन इज नॉट ट्रू, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बचा? बी। निकोटीन स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉट एड्रेनलिन, इसलिए इंसान को थोड़ा रिलैक्स फील होता है क्योंकि एड्रेनलिन होता है। लेकिन ये खतरनाक चीज है क्योंकि हमें भी इनफाइसीमा पढ़ के आए हैं, है ना। मैच द फॉलोइंग कॉलम, थोड़ा सा रुक जाओ बस 10 मिनट, फिर चले जाना। मैच द फॉलोइंग कॉलम, करेक्ट ढूंढना है आपको, ठीक है। बीटी कॉटन किसके साथ? ए नेहा। मैम बैसिलस thuringiensis। और पीसीआर डिटेक्शन ऑफ HIV। जीन HIV के लिए भी गलत नहीं होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ए का 4 और कहीं है नहीं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं इसने किससे मिलाया। पीसीआर डी को इसने 3 से मिलाया। डिटेक्शन ऑफ HIV सही तो मिला रही थी बेटा, है ना। हमने कल करा था ना पीसीआर और सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग और एलाइजा हम यूज करते हैं ना। इलीजा नहीं एलाइजा। एलिजा तुम्हारी पड़ोसी का नाम नहीं है। पड़ोसन का। मैच द कॉलम, ठीक है। प्राइमर किस में यूज करते हो? रेजर हैंड राजकुमारी। Ma'am PCR. फर्स्ट का ए देख लेते हैं। फर्स्ट का ए, अच्छा ठीक है। बायोलिस्टिक कहाँ यूज करती थी बेटा? अच्छा नहीं, ये बता सबसे इजी वाला, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस किसके साथ मिलाऊं? Ma'am separation and purification of products. तो सेकंड का डी, बी का सेकंड का नहीं का है, हाँ सेकंड का आंसर वुड बी ए। सर नहीं हो गया। कोई है जो इसके अलावा फंसा है इनमें? ये क्या है? C2H5OH। Ma'am ethanol. इसको ठंडा कर लेना क्योंकि तुमको याद है ना कि डीएनए को तो ठंडी ठंडी दारू पी के झूलने की आदत है, हैं? चलो बस खत्म होने वाला है। देखो वही करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको। ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना। डिजीज है एमीबोइसिस, वही जिसको देखने के बाद नूडल खाने का मन उठ गया था। तो कैसे फैलता है एमीबोइसिस? Ma'am fecal. तो ए में फीकल ओरल एंड फीकल ओरल, ठीक है। ड्रॉपलेट से नहीं फैल पाएगा, शेयरिंग ऑफ नीडल से नहीं फैल पाएगा। शेयरिंग ऑफ कॉम्स एंड टॉवल्स, ठीक है। ये डर्मेटोफाइटोन, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द स्किन इन्फेक्शंस। तो ये तो शेयरिंग से फैलता है, दैट डिजीज इज नोन एज। आंसर वुड बी C. बहुत बढ़िया, ऊपर आते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन रहता है। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सर्टेन मिस्टेक्स इन 2 स्टेटमेंट। अच्छा गलती ढूंढनी है हमें, ठीक है, गलत ढूंढना है। So the first transgenic buffalo Rosie produced milk which was human alpha albumin enriched। NCERT की लाइन है ये, सही है? यस मैम। गलत है।
बफेलो नहीं थी, काऊ थी। ओ ओ कितना बुरा क्वेश्चन है ना, सोचो सारी स्टेटमेंट ये इन्होंने एनिमल बदल दिया। देख रहे हो तुम, बहुत बुरा किया ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। जब मैंने पढ़ा था ना, मैंने 3 बार पढ़ा था कि कहाँ पे गलती है, क्योंकि नीचे वो स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, मैं कहा क्या गलत कर दी मैं। फिर देखा, मैं कहा हो गाय को बफेलो कर दिया। गलत है ये। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलेक्यूल। नो मैम। फॉल्स। फॉल्स। अदर मैक्रोमोलेक्यूल से थोड़ी डीएनए को उसी से निकालेंगे, उसी के पार्ट से, ये भी गलत है। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। यो मैम। यस नो मैम। मैम। Disarm pathogen vector are used to transfer rDNA into host. होस्ट में डीएनए डालने के लिए हम डिसार्म करके वेक्टर यूज करते हैं, नहीं यूज करते बेटा। रेट्रोवायरस ह्यूमन के केस में, एनिमल सेल में रेट्रोवायरसेस यूज करते हैं, हम उनको वीक करके यूज करते हैं। अगर वीक करके यूज नहीं करेंगे ना, तो हमें वो बीमारी कर देंगे। तो हमें ढूंढना क्या था क्वेश्चन में? गलती। रॉन्ग। गलत स्टेटमेंट गलत है। आंसर वुड बी डी। डी ऑप्शन। डी कहाँ से? यस। ओ डन हो गया आज हमारा। अरे मुबारक हो। यो मैम। काफी सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड था, इसलिए डन हो गया। और आपने अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कराई है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ध्यान से सुन लो कि जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा, बस उसी को रिवाइज करना है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज